हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 7 पार्ट 1 डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 15वां वीडियो है। इस वीडियो में हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों की चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों की चर्चा कर चुके हैं। 2019 में सबसे पहले धारा नंबर 2, धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि सभी अधिनियम में होते हैं। इस अधिनियम में भी धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। यहाँ पे व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। हमारे परीक्षा में पूछा भी गया है 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के हिसाब से व्यक्ति की परिभाषा क्या है। तो व्यक्ति की परिभाषा में क्या क्या चीज़ शामिल है। सबसे पहला, कोई भी फर्म, कोई कंपनी, चाहे वह रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसे हम व्यक्ति कह सकते हैं। कोई सहकारी सोसाइटी को व्यक्ति कह सकते हैं। कोई हिंदू परिवार को भी व्यक्ति कहा जा सकता है, जो कि बंटवारा नहीं हुआ है, उस अविभक्त हिंदू कुटुंब को व्यक्ति कहा जा सकता है। और व्यक्तियों का कोई अन्य संगम, कोई भी ऐसा समूह जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड न हो, ऐसे किसी भी समूह को हम व्यक्ति कह सकते हैं। ये व्यक्ति की परिभाषा में शामिल है। ठीक है, ये चीज़ परीक्षा में पूछा गया है 2 नंबर में। अगला है उपभोक्ता की परिभाषा। 2019 के अधिनियम में उपभोक्ता की परिभाषा क्या दी गई है, तो ज़्यादातर लगभग वैसा ही है जैसा कि 1986 में इसको लिखा गया था। उपभोक्ता के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति माना जाएगा जो किसी माल का क्रय करता है या जो ऐसे व्यक्ति की अनुमोदन से माल का प्रयोग करता है। दूसरा है, कोई किसी सेवा को भाड़े पर लेता है या उसका उपभोग करता है, या इसके अनुमोदन से कोई अन्य व्यक्ति उसका उपभोग करता है। उन सभी को हम उपभोक्ता की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन इसके अंतर्गत क्या चीज़ शामिल नहीं है, यह इसमें बताया गया है 2019 के उपभोक्ता की परिभाषा में। इसमें बताया गया है कि किसी माल या सेवा को वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए प्राप्त करते हैं। वाणिज्यिक प्रयोजन मतलब अगर आगे बेचने के लिए अगर आप उसको खरीदते हैं, ऐसी कंडीशन में जो खरीदने वाला व्यक्ति है या जो कंपनी है, वह उपभोक्ता नहीं कहलाएगा, वो एक मीडिएटर हो जाएगा। ठीक है, वो आगे बेचने के लिए उस सामान को खरीद रहा है। ठीक है, तो जो मीडिएटर है उसको उपभोक्ता की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। जो अंतिम रूप से कंज्यूम कर रहा है, जो उसका उपभोग कर रहा है, वही उपभोक्ता है। ठीक, तो उपभोक्ता का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अगला डेफिनेशन है भ्रामक विज्ञापन के बारे में। भ्रामक विज्ञापन का मतलब है कोई ऐसा उत्पाद या सेवा जो अपना मिथ्या वर्णन करता है। मिथ्या वर्णन मतलब झूठा क्लेम करता है या झूठा गारंटी देता है, जिससे ऐसे उत्पाद या सेवा की प्रकृति या मात्रा के बारे में उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, चाहे यह जानकारी जानबूझकर छिपाई गई हो, चाहे गलती से। ऐसे विज्ञापनों को हम भ्रामक विज्ञापन कहेंगे। अगला है उत्पाद दायित्व। उत्पाद दायित्व की परिभाषा क्या है। उत्पाद दायित्व से आशय है किसी उत्पाद या सेवा के विनिर्माता या उसके विक्रेता या प्रदाता मतलब प्रोवाइडर ऐसे विनिर्मित या बेचे गए वस्तु के त्रुटिपूर्ण होने की वजह से अगर उपभोक्ता को हानि होती है, तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसे हम उत्पाद दायित्व के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे जो विक्रेता होंगे या सर्विस प्रोवाइडर होंगे या मैन्युफैक्चरर होंगे, वह उपभोक्ता को हुए हानि के लिए क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायित्व निर्वाह करेंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे उत्पाद दायित्व, मतलब अपने उत्पाद का दायित्व लेना, एक्सेप्ट करना, इसको हम कह रहे हैं उत्पाद दायित्व। इसमें कौन कौन आ रहा है, चाहे वह निर्माता हो या उसका सेलर हो या विक्रेता हो या सर्विस प्रोवाइडर हो या मतलब सेवा प्रदाता हो, इन सभी को उत्पाद दायित्व के अंतर्गत अपने माल या सेवा का दायित्व निर्वाह करना पड़ेगा। अगर उनके माल या सेवा की वजह से उपभोक्ता को हानि होती है, तो क्षतिपूर्ति जो देगा वही क्या कहा जाएगा,
उत्पाद दायित्व कहा जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसके बारे में 2019 के अधिनियम में चर्चा किया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के धारा नंबर 10 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA का वर्णन किया गया है। इसका गठन कौन करेगा? CCPA का गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाएगा। CCPA गठन के उद्देश्य क्या हैं? इनका उद्देश्य है उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित मामलों में उनको संरक्षण, उपभोक्ता अधिकारों का संवर्धन और उनको लागू करवाने, इन सभी के लिए कोई एक एकीकृत एजेंसी के रूप में काम करे, यह उद्देश्य था CCPA को गठित करने का या बनाने का। इसके अलावा रेगुलेशन, विनियमन या रेगुलेशन किन चीज़ों का? उपभोक्ता अधिकारों का, अनुचित व्यापार व्यवहार का और भ्रामक विज्ञापनों का रेगुलेशन भी एक उद्देश्य है CCPA के गठन से संबंधित। ठीक, तो CCPA का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन और प्रवर्तन, और साथ ही उपभोक्ता अधिकारों के रेगुलेशन, अनुचित व्यापार व्यवहार का रेगुलेशन और भ्रामक विज्ञापनों का रेगुलेशन, इन सभी चीज़ों के उद्देश्य से CCPA का गठन किया गया था। ये गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसका वर्णन कहाँ पे है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है 2019 का, उसके धारा नंबर 10 में इसका उल्लेख किया गया है। इनके कार्य और शक्तियाँ क्या है? तो कार्य तो हम समझ गए, जो उद्देश्य है वही लगभग कार्य के जैसे होंगे, और इनकी शक्तियों के बारे में यहाँ देखते हैं। तो उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन और प्रवर्तन, ये इनके कार्य हैं। अनुचित व्यापार व्यवहारों का निवारण, ये इनके कार्य हैं और शक्तियाँ भी हैं। भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना, ये इनके कार्य हैं और शक्तियाँ भी हैं। शिकायत को, अगर कोई व्यक्ति इनको शिकायत करता है या कहीं पे उपभोक्ता से संबंधित मामलों के उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन का मामला आता है, तो ये खुद से होकर भी अगर उनको अप्रोच करते हैं, तो दोनों मामलों में इनको जांच का अधिकार भी है, मतलब उनकी शक्ति भी है, और ये जांच करना उनका कार्य या दायित्व भी है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण के उपायों की सिफारिश करना, सरकार को सिफारिश करना कि कानून में किस तरीके के बदलाव या सकारात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। साथ ही अनुसंधान कार्य करना, लोगों के बिहेवियर या उपभोक्ता के बिहेवियर से संबंधित जो पूरा मार्केट है उसका अनुसंधान करना, यह भी CCPA का एक कार्य है और उनकी शक्ति भी है। जागरूकता से संबंधित प्रचार प्रसार करना या फिर संवर्धन, उपभोक्ता अधिकारों का संवर्धन करना, यह भी CCPA का एक अधिकार है और शक्ति भी है, उनके कार्य या दायित्व भी हैं। अब यहाँ पे 2019 के अधिनियम में धारा नंबर 21 में शास्ति या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है धारा नंबर 21 में कि भ्रामक विज्ञापनों के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। भ्रामक विज्ञापनों के अंतर्गत हर वो चीज़ आ सकती है जिसके बारे में क्लेम किया गया हो, हालांकि वो क्लेम झूठा है या फिर वैसा कोई रिजल्ट उस प्रोडक्ट या सर्विस के उपयोग से कंज्यूमर को नहीं मिल रहा है, वैसा कोई भी रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसा इसका मतलब है कि वह विज्ञापन भ्रामक विज्ञापन की कैटेगरी में है। ठीक, ऐसे मामलों में जो उत्पादक है या जो विक्रेता है या जो सर्विस प्रोवाइडर है, उन पे जुर्माना लगाया जा सकता है। किस प्रकार के? अगर वह विनिर्माता है या उसका प्रचार करता है या उसको बेचता है, मतलब प्रसारक है, ऐसे लोगों पर कितना 10 लाख रुपए तक का फाइन या जुर्माना लगाया जा सकता है। किस कंडीशन में? भ्रामक विज्ञापन के लिए। ठीक, अगला है CCPA के आदेश। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अगर कोई आदेश देती है तो जो पीड़ित व्यक्ति है वह 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। इनके आदेश के खिलाफ चाहे तो 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है, और अगर वो अपील नहीं करना चाहता और साथ ही उनके आदेशों को नहीं मानना चाहता, ऐसे कंडीशन में कहा जाएगा कि आदेश की अवमानना हुई है और
सीसीपीए के आदेश की अवमानना करने पर 6 माह तक का कारावास और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक, सीसीपीए अगर कोई आदेश देता है, मान लो यहाँ पे भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ उन्होंने जुर्माना लगाया है, मतलब आदेश दिया है जुर्माना लगाने का। अब ये लोग अगर जुर्माना नहीं पे कर रहे हैं, 10 लाख का जुर्माना था, जुर्माना पे नहीं किया जा रहा है, ऐसे मामले में कहा जाएगा कि सीसीपीए के आदेश का अवमानना हुआ है। अब मान लो यहाँ पे 10 लाख का जुर्माना लगाया गया और ये जो निर्माता था या प्रचार करता था, इनको लगता है कि गलत तरीके से जुर्माना लगा दिया गया, तो ये क्या कर सकते हैं, 30 दिन के भीतर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी गलती प्रूफ हो गई है और आदेश वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, उनके खिलाफ वो अपील करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो ये फ़ाइन भी पे नहीं कर रहे हैं, मतलब न तो वो अपील करना चाह रहे हैं और न ही उनको जो दंड दिया गया था वो दंड भुगतना चाह रहे हैं, ऐसी कंडीशन में माना जाएगा कि सीसीपीए के आदेश की अवमानना हुई है और उन्हें जो दोषी होगा उसे 6 माह तक का कारावास और 20 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक, अब सीसीपीए की अधिकारिता क्या है, सॉरी, यहाँ पे 2019 का जो एक्ट है इसमें बताया गया है कि जो फोरम है, जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता फोरम और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम, इनका अधिकारिता कितने राशि तक का होगा। यहाँ पे जिला उपभोक्ता फोरम 1 करोड़ तक की राशि को सुन सकता है, राज्य उपभोक्ता फोरम 10 करोड़ तक की राशि पर सुनवाई कर सकता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पर सुनवाई कर सकता है। ठीक, अगला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के लाभ क्या हैं। लाभ सामान्य सी चीज़ है, कंज्यूमर को अपने मामलों के निवारण के विकल्प मिल गए हैं। पहले अगर कोई व्यक्ति जो कि उपभोक्ता है किसी मामले में शोषण का शिकार हुआ है, ऐसे किसी व्यक्ति को खोजना पड़ता कि वह कहाँ जाकर के अपील करे, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास विकल्प है कि हम शुरुआत कर सकते हैं जिला उपभोक्ता फोरम से, यहाँ संतुष्ट नहीं हुए तो राज्य उपभोक्ता फोरम चले जाएंगे और यहाँ संतुष्ट नहीं हुए तो राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में अपील कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास निवारण के लिए विकल्प हैं। यहाँ पे एक और लाभ ये है कि भ्रामक विज्ञापन इससे कम होंगे। ठीक है, हालांकि ये रियल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलता है कि उपभोक्ता फोरम के डर से बड़ी कंपनियों ने गलत विज्ञापन देना बंद कर दिए हों, लेकिन हम मान करके चल सकते हैं कि इसका सकारात्मक प्रभाव ये देखने को मिल सकता है कि भ्रामक विज्ञापन कम होंगे। इससे सज़ा में वृद्धि हुई है। ठीक है, जो निर्माता है या जो मार्केटिंग करने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं, वो थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ उस चीज़ के बारे में प्रचार करेंगे। साथ ही यहाँ पे पूरा प्रोसेस को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। ये सारे लाभ हैं 2019 के अधिनियम के। नेक्स्ट है शोषण का कारण, किस वजह से यहाँ पे उपभोक्ता का शोषण होता है। तो उपभोक्ता का शोषण होने के प्रमुख कारण है कि उपभोक्ता के पास सीमित सूचना होती है। कई बार उनके पास आपूर्ति नहीं होती, जिस प्रकार के संसाधन उनको चाहिए अपना केस लड़ने के लिए, उन संसाधनों की आपूर्ति नहीं होती है। कई बार प्रतिस्पर्धा, मार्केट में प्रतिस्पर्धा इतना ज़्यादा है चीज़ों को बेचने का या सेवाओं को बेचने का कि कंपनी फॉल्स क्लेम करने के लिए, झूठे भ्रामक विज्ञापन करने के लिए मजबूर हो जाती है। साथ ही साक्षरता का अभाव है। दूर दराज के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति साबुन, तेल, कंघी जो खरीद रहा है, सिर्फ उसको ये पता है कि इन चीज़ों का उपयोग क्या है, इन चीज़ों के बारे में क्या क्लेम किया गया था वो भी उनको नहीं पता है। ठीक है, तो कई बार साक्षरता की कमी से भी लोगों का शोषण होते रहता है और उनको इस चीज़ का आभास भी नहीं हो पाता है। ठीक, इसके अलावा सीमाएं क्या हैं। इस अधिनियम की कुछ सीमाओं के बारे में अगर चर्चा करें तो पूरा प्रोसेस कहने के लिए तो सरल बनाया गया है, लेकिन वास्तव में जब कोई व्यक्ति अपील करने के लिए जाएगा तो उसको बहुत सारी जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया खर्चीली हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ जो कानूनी व्यवस्था है वह आम व्यक्ति की समझ से परे है। इसका मतलब है कि आप कोई वकील हायर करेंगे और वकील हायर करने के बाद से आपको कंपनसेशन या केस जीतने पे कितने राशि प्राप्त होगा ये तो बात की बात है, आपको अपने जेब से इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा उस केस को लड़ने के लिए। कानूनी प्रक्रिया इतना
लंबा खिंच जाता है कि यह पूरी प्रक्रिया जो है वो समय साध्य हो जाती है। हालांकि यहाँ पे बताया गया है कि 3 महीने 5 महीने के अंतर्गत हमको केस का निपटारा करना है, पर वास्तव में ऐसा हो नहीं पाता है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति जो आम उपभोक्ता है जनरली रसीद मांगने से हिचकिचाता है। जब भी कोई सामान खरीदेगा तो पक्का रसीद मांगने से हम हिचकिचाते हैं। इसीलिए हमारा केस इस वजह से कमज़ोर पड़ता है क्योंकि हमारे पास चीज़ों को खरीदने के का जो वास्तविक या रियल रसीद है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, जीएसटी बिल हमारे पास नहीं हो पाता हमेशा। अगला है, जिन लोगों के ऊपर दायित्व है इस पूरे मामले के सुनवाई करने का या केस का फैसला सुनाने का, उन लोगों का पोस्ट ही अगर वेकेंट हो, वह व्यक्ति वहाँ पे उपलब्ध नहीं है जिसको केस की सुनवाई करनी है, फैसला सुनाना है, ऐसी कंडीशन में जो पोस्ट वेकेंट हैं तो जो लंबित मामले हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। यह भी एक प्रमुख कह सकते हैं कि सीमा यहाँ पे लगा देता है, लिमिट लगा देता है इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत। ठीक, तो इस प्रकार हमने 2019 का जो अधिनियम है इसके प्रमुख प्रावधानों की चर्चा की है। धारा 2 में परिभाषाओं की चर्चा की गई थी। कौन कौन सी परिभाषाएं थी? व्यक्ति, उपभोक्ता, भ्रामक विज्ञापन और उत्पाद दायित्व, इन सभी की परिभाषा के बारे में हमने देखा। इसके बाद में यहाँ पे CCPA नाम से एक अलग प्राधिकरण का गठन किया गया है, अथॉरिटी का गठन किया गया है। ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा गठित होगी और इनको कुछ विशेष कार्य और शक्तियाँ सौंपी गई हैं। भ्रामक विज्ञापनों का चर्चा हमने यहाँ पे देखा। 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है भ्रामक विज्ञापन करने वाले व्यक्ति, प्रचारकर्ता या प्रसारक के ऊपर में। CCPA के आदेश की अवहेलना करने पर 6 माह तक का कारावास और 20 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद में जो जिला फोरम है, जिला उपभोक्ता फोरम है, राज्य उपभोक्ता फोरम है और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम है, यहाँ पे लिमिट बढ़ाई गई है। जिला उपभोक्ता फोरम में 1 करोड़ तक, राज्य उपभोक्ता फोरम में 1 से 10 करोड़ तक और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में 10 करोड़ से ज़्यादा के मामले सुने जा सकते हैं। हमने लाभ की चर्चा की, सीमाओं की चर्चा की और उपभोक्ता के शोषण के प्रमुख कारणों की भी यहाँ पे हम चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधान, प्रोस कॉन्स, इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा किया है। हमारे एग्जाम में प्रश्न लगभग इसी प्रवृत्ति के पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछ सकता है कि 2019 के अधिनियम के प्रमुख लाभ बताइए, शोषण के कारण बताइए, या फिर जुर्माने के बारे में बताइए, जुर्माना या शास्ति के बारे में बताइए, या CCPA के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।